नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 10th क्लास के सोशल साइंस एमपी बोर्ड का 15th लेसन। ठीक है, इससे पहले के लेसन मैंने सभी अपलोड कर दिए हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें अगर आपको साफ नहीं दिखता है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भी पॉइंट समझाने वाले होंगे मैं आपको एक्सप्लेन बीच में ही करता जाऊँगा जब आंसर बताऊँगा। ठीक है, आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको जो है आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पार्ट का नाम है आर्थिक विकास और नियोजन। ठीक है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब धन, है ना। धन के आधार पर विकास और उसका नियोजन है, योजना बनाना कि किस तरह से धन का मैनेजमेंट, ठीक है, तो कैसे होता है, जिस चैप्टर में हमको बताया गया है। देखिए देखिए नीचे क्या है। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे बुक में, क्या उसके अभ्यास में वास्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। वास्तुनिष्ठ प्रश्न का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार वास्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं 2020 का, इसकी जो आपकी फाइनल परीक्षा होगी उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए वास्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला है आपका कि आर्थिक विकास का परिणाम क्या है। देखिए, आर्थिक विकास अगर किसी देश का होगा तो उसका क्या क्या परिणाम होगा कि देखिए, सबसे पहला तो जीवन स्तर में सुधार होगा, किसके, लोगों की। ओके, दूसरा है आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। आर्थिक मतलब मैं बता चुका हूं, जब भी आर्थिक वाला शब्द है ना तो उस समय धन से संबंधित है ना, धन पैसा रकम है ना, इससे संबंधित। और जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की चाह। ओके, अब देखिए, तो अगर ये आर्थिक सुधार होगा, आर्थिक विकास का परिणाम ये तीनों है, याद रखना। अगर आर्थिक विकास होगा तो ये तीनों चीजें होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर है उक्त सभी। ओके, उक्त सभी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है ना। तो देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है। देखिए, इसका उत्तर है कि देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है उस देश की जनसंख्या के आधार पर। अब देखिए, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करना है ना, देखिए विश्व की जनसंख्या तो करेंगे नहीं, राज्य से करेंगे नहीं, या अन्य देश से तो करेंगे नहीं, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि उस देश की जनसंख्या के आधार पर गणना की जाती है, देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना है ना। 2009 और 13 में जो क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार माना है क्या, तो उनने विकास का आधार माना है जन कल्याण। अगर लोगों का कल्याण होता है किसी देश के तो वो ही विकास का आधार माना है उन्होंने। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है ना। ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ओके, अब देखिए, अब फोर्थ ऑप्शनल आपका क्वेश्चन है कि विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। ठीक है, तो विकसित देश क्या होते हैं, जो विकसित हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। ओके, देखिए अभी आपको विकसित और विकासशील में आगे पता पड़ेगा कि कौन विकसित है कौन विकासशील है। अभी आपके वाले इसका देखिए कि विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या होता है, अति अल्प। अति अल्प मतलब बहुत कम, बिल्कुल नहीं, बहुत, थोड़ा बहुत, के बहुत अधिक। देखिए, विकसित देश जो हैं, ये देश प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या फिर उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन तो आप जानते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, है ना, सूर्य से निकलने वाली जो धूप है उससे लाइट बनाते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन और कौन कौन से हुए, जैसे जल हुआ, है ना, जो भी प्राकृतिक संसाधन में आता है, जैसे पेट्रोल, ईंधन, डीजल, ये सब लोग ज़्यादा क्या है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। कौन, विकसित देश। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं। देखिए, इसमें जो आंसर दिया गया है वो 11 है, लेकिन अब अगर आपके आंसर में, अगर पेपर में आएगा तो आप 12 आंसर इसका लगा सकते हैं कि अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं, तो वो ही है 12। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अब आ चुके हैं आपके वास्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद आ चुके हैं कौन से, खालिस्तान। ठीक है, अब खालिस्तान को हम देखेंगे। देखिए, पहला क्या है कि आर्थिक विकास से जनता में स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास से जनता की डैश स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ आपको लिखना है कि आर्थिक विकास से जनता की जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या लिख देंगे, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब देखिए, दूसरा है इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन कब कब हुआ।
तो जो इंडिया विजन क्या है, एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, वही उसी ने पूछा है कि कब लॉन्च किया गया। तो ये किया गया आपका 2003 जनवरी में। ओके, कब किया गया, 2003 जनवरी में ये लॉन्च किया गया। अब तीसरा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक निर्माण किसने किया, तो ये आपका किया है प्रोफेसर मॉरिस ने किया है ना, ये किया है प्रोफेसर मॉरिस। ओके, तीसरे का उत्तर है कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण किया है प्रोफेसर मॉरिस ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या है, देखिए, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री कौन है, जैसे अमेरिका है, जापान है ना, अभी जो डेवलप्ड कंट्री है, और जो अपनी इंडिया है जो विकासशील है ना, डेवलपिंग यानी हो रही है विकसित। जिसका देखो, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय, कब प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक यानी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, तो वार्षिक आय लगभग 4,53,000 होनी चाहिए, है ना। देखिए उसमें 4,53,000, तो कम से कम 4,53,000 अगर आपकी आय होती है किसी देश के प्रति व्यक्ति आय, तो वो एक विकसित देश कहलाता है। ठीक है, अभी इंडिया की तो बहुत ही कम है ना, बहुत कम। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कितना है प्रति व्यक्ति आय। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2002 से था आपका 31 मार्च 2007 तक। देखिए 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक, मतलब 5 साल तक ये पंचवर्षीय योजना है, तो 5 साल की होती ही है ना, तो 5 साल तक चली। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए आपका अति लघुत्तरीय में आपका पहला प्रश्न क्या है, ये देख लीजिए। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय में पहला कि बणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। यानी बणिकवाद जो प्रोफेसर थे अर्थशास्त्री, उनके अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है ना। तो देखिए उनके अनुसार आर्थिक विकास का 2 ही लाइन में फिनिश हो जाएगा कि जर्मनी एवं फ्रांस के बणिकवादी विचारक सोने एवं चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानते थे। तो आपको 2 ही लाइन में फिनिश कर देना है कि जो बणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ है सोने एवं चांदी की प्राप्ति। ठीक है, काहे की सोने एवं चांदी की प्राप्ति। ओके, फिनिश। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा कि राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है। 2017-18 में पूछा भी गया है जी प्रश्न। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना देश में एक वर्ष कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय, अभी जो प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं कर रहे है ना। देखो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय जब राष्ट्रीय आय हमारे पास आ जाती है, तो राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम जब हमारे पास आ जाती है तो उसमें हम देश की जनसंख्या से यानी पॉपुलेशन से अगर हम उसको डिवाइड देंगे तो जो प्रति व्यक्ति आय बन जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कि प्रत्येक व्यक्ति की कितनी आय है ना, वो तो नॉर्मल फॉर्मूला ही हुआ कि अगर जो देश की आय है वहाँ की जनसंख्या से हम भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय बन जाएगा। अभी इस सवाल में पूछा गया है कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय में क्या होता है, एक साल में कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, देश में कुल उत्पादित जितने भी वस्तुएं उत्पादन हो रही वस्तुओं का, उन सब का मूल्य जोड़ लिया जाता है ना। जैसे देश में वस्तु उत्पाद जो हम दैनिक उपभोग करते हैं वस्तुओं का, जैसे चाय, बिस्कुट, मंजन, पेस्ट वगैरह हर चीज़ A to Z जो फैक्ट्रियों में उत्पादित किया जाता है उनका मूल्य जोड़ लिया जाता है। और जोड़ लिया जाता है सेवाओं का मूल्य, जैसे कि हम जो अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं, नेट डलवाते हैं, है ना। अब इससे हमें कोई क्या होता है, इससे हमें कोई वस्तु प्राप्त तो नहीं होती लेकिन सेवा तो प्राप्त होती है ना, सेवाएं तो प्राप्त होती हो रही है ना, तो उसका भी मौद्रिक मूल्य है ना। जैसे हम कोई ऑनलाइन क्लास लेते हैं पैसों में किसी से, तो हमें देखिए कोई वस्तु तो प्राप्त होनी लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा, उसके बदले पे हम पैसा दे रहे हैं, नहीं हमें सेवा प्राप्त होती, तो उसका भी मौद्रिक मूल्य। तो वस्तुओं का और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जोड़कर
एक साल की नेशनल इनकम ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अब देखिए, अब तीसरा प्रश्न क्या है आपका अति लघु उत्तरीय में कि मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए मानव विकास सूचकांक, तो अगर देखिए प्रत्येक देश अपनी या प्रत्येक देश या कोई भी ऐसी कोई संस्था होती है जो मानव के विकास यानी मानव कितने विकास में है ना, उसको कैसी सुविधाएं प्राप्त दी जा रही हैं, उसकी जीवन प्रत्याशा कैसी है, इस प्रकार का हर साल एक ग्राफ तैयार किया जाता है ना। तो मानव विकास सूचकांक की गणना अब वो किस आधार पर किया जाएगा, वो किया जाएगा किस आधार पर, उसके 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं देखिए, उसके 3 घटक इस प्रकार से हैं कि एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो पहला घटक किया जाता है कि व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा, मतलब व्यक्ति कितना जीता है, कितना जी रहा है ना। अगर वो ज़्यादा उम्र जी रहा है तो समझ लीजिए कि उसकी जीवन जो उसकी जो मानवीय गतिविधियां हैं यानी जो मानव विकास है वो सही है ना। दूसरा है वयस्क साक्षरता दर तथा कुल नामांकन अनुपात। तो वयस्क मतलब जो लोग 18 वर्ष या उससे ज़्यादा के हो चुके हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है एक्चुअली में। ठीक है, उनकी साक्षरता, वो कितने पढ़े लिखे हैं। और तीसरा कौन सा घटक है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है, जैसे कि देश में केवल देश में कितना उत्पादन हो रहा है वो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना। तो देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा होगा उसके मौद्रिक मूल्य से देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो वो पता पड़ जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है। तो इन तीनों के आधार पर हम जीवन मानव विकास सूचकांक तैयार कर सकते हैं, उसका ग्राफ तैयार कर सकते हैं और उसकी रैंकिंग तैयार कर सकते हैं कि कौन सा देश इस रैंक में कम ज़्यादा है। आपको पता है जारी भी होती है रैंकिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए इसका 4th क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों के प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए। अब देखिए विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय, तो हम खाली स्थान में बता चुके हैं विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए 4,53,000। ठीक है, कितनी, 4,53,000 एक साल की इनकम होनी चाहिए एक व्यक्ति की, तभी वो विकसित देश कहलाता है ना। तो देखिए अब इसका उत्तर देख लीजिए, विश्व बैंक ने अपनी विकास रिपोर्ट 2006 में, किसने, विश्व बैंक ने विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य अंतर करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि कौन सा देश जो है विकसित होगा और कौन सा देश विकासशील होगा, उसके लिए उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी कि अगर प्रति व्यक्ति आय इतनी है तो वो विकसित है और अगर इतनी है तो वो विकासशील है। देखिए प्रति व्यक्ति आय अगर 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उसे विकसित राष्ट्र कहा जाएगा। जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें विकासशील निम्न आय कम कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4,53,000 रुपया जो है वो विकसित के लिए और 37,000 रुपया वार्षिक है वो विकासशील या निम्न आय वाले देशों के लिए है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अब अगला 5th प्रश्न है आपका कौन सा, देखिए आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं। आर्थिक विकास मतलब हम कैसे ज्ञात करें कि हमारा देश जो हमारे देश का आर्थिक विकास किस आधार पर हम उसका ग्राफ तैयार कर सकते हैं, आंकड़े तैयार कर सकते हैं आर्थिक विकास की। तो देखिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के कई मापदंड बताए हैं कि इनके आधार पर हम आर्थिक विकास का जो है सूची तैयार कर सकते हैं या आंकड़े तैयार कर सकते हैं। क्या है कि वो राष्ट्रीय आय है ना, जी मेन है राष्ट्रीय आय, हमने बता दिया कि एक साल में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल जोड़ है ना। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय मतलब राष्ट्रीय आय से हम देश की जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। और आर्थिक कल्याण कि देश में कितना आर्थिक मतलब कि कितनी योजनाएं वगैरह कितनी लागू हैं है ना, लोगों को कितनी योजनाओं का लाभ हो रहा है इस प्रकार से। और सामाजिक अभिसूचक है ना, सामाजिक अभिसूचक मतलब समाज में क्या लोगों के प्रति क्या उनका रवैया है, लोग किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं ना, तो इस प्रकार से वो कैसे रह रहे हैं। तो इन आधारों पर हम जो है मानव विकास सूचकांक क्या है प्रश्न में, आर्थिक विकास की जो है सूची तैयार कर सकते हैं या फिर आंकड़े
तैयार कर सकते हैं इन मापदंडों के अनुसार। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब आ गए हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न 15th क्वेश्चन लेसन के। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आय क्या है व इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले इसमें देख लेते हैं कि किसी देश के श्रम व पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध वास्तविक उत्पादन करते हैं उनके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो हम बता चुके हैं कि एक साल के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य निकालकर उसको जोड़ दिया जाता है, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं की शुद्ध, भौतिक मतलब जिनको हम छू सकते हैं, अभौतिक जैसे कि अगर हमारे यहाँ कोई साबुन आता है तो वो भौतिक वस्तु है, लेकिन अगर हम किसी तरह से बैलेंस मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं वो अभौतिक है, इसको हम छू नहीं सकते होकर, लेकिन फिर भी उन दोनों का मूल्य हम प्लस करते हैं तो वही राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित की जाती है। यही देश की जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं का उत्पादन करते हैं, यही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय आय लाभांश कहलाता है। ठीक है, अब उसी में दिया है कि राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण बातें भी हैं। ठीक है, देखिए देखिए इसी प्रश्न में क्या है कि इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, लिखिए। देखो 2009, 11, 15 और 18, 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखना। देखिए इसका उत्तर हम और भी बताएंगे, इसका मैंने बता दिया है कि राष्ट्रीय आय क्या है। अब इसे कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं कि राष्ट्रीय आय का संबंध किसी अवधि विशेष या एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा से है। तो समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, ये तो जो डेफिनेशन बताई थी, पहला पॉइंट तो उसी डेफिनेशन का ही हो गया है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया गया कि राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतें सम्मिलित की जाती हैं। इसमें एक वस्तु की कीमत को एक बार ही गिना जाता है। ठीक है, बाजार मूल्य ज्ञात निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी तरह से फ्री में, है ना, फ्री में भी कम ज़्यादा पैसे कर लेते हैं, जैसे किसी वस्तु को हम कम में ले लेंगे तो ऐसा नहीं जोड़ा जाता, जो उसका मूल्य होता है एक्चुअली में, है ना, उसी को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को बाजार कीमतें सम्मिलित की जाती हैं। और थर्ड क्या है, इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटाया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति देश का, इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर काम करता है लेकिन अपने यहाँ का आधार कार्ड, आइडेंटिटी सब कुछ अपने यहाँ का है, उस देश का वो उसके पास कुछ नहीं है, वो तो केवल जो काम करने के लिए वहाँ गया है ना, तो वहाँ जितनी भी वो रकम कमाएगा और तो वो अपने देश की इनकम में जोड़ी जाएगी, वो राष्ट्रीय आय में, याद रखना। लेकिन कोई विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ रहकर वो काम करता है और वो पैसे अर्जित करता है तो उसके पैसों की गणना, उसके पैसों को यहाँ की इनकम से नहीं जोड़ा जाएगा, वो उस देश के ही इनकम में आएगा, है ना, उसको घटाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न है आपके सामने कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र बताइए। 2010, 14, 16, 18 और 19 में जो पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना कि प्रति व्यक्ति। देखिए इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ प्रति व्यक्ति आय क्या है कि कुल राष्ट्रीय आय की जो कुल राष्ट्रीय आय होती है उससे आप पॉपुलेशन से भाग दे दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम है ना। देखिए प्रति व्यक्ति आय एक देश की किसी वर्ष विशेष में, देश के किसी वर्ष विशेष, इससे आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, मतलब किसी भी वर्ष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए एक वर्ष को राष्ट्रीय आय में वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। ओवर, है ना, कुछ भी नहीं है समझने के लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है मानव विकास के संकेतक बनाने का मुख्य उद्देश्य बताइए कि मानव विकास सूचकांक जो तैयार किया जाता है तो हमें उसका बनाने का क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों बनाते हैं वो, है ना, सूची क्यों तैयार की जाती है कि मानव किस तरह से रह रहे हैं, उनके विकास का, कि मानव का स्तर क्या है जीवन जीने का। देखिए विकास के अंतर्गत जन सामान्य को प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषक, आहार, पेयजल जैसी सुविधाओं की उपलब्धता का समावेश होना चाहिए। मतलब कि विकास के अंतर्गत
तो विकास क्या है? अगर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा, आवास, खाना पीना, पेयजल इन सुविधाएं की उपलब्धता है तो वही तो विकास है, याद रखना। फलतः आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक को महत्व दिया गया है। मतलब कि अगर किसी देश के लोगों को इन सभी सुविधाओं मिल रही हैं, तब ऐसा नहीं है कि उनकी इनकम केवल उनकी इनकम की ही इतनी हो कि 4,53,000 या उससे ज़्यादा की इनकम हो तभी कोई देश विकसित होगा, नहीं। अगर उनके पास ये सुविधाएं हैं तब भी वो विकसित, अगर वो सुविधाएं नहीं है फिर भी वो विकसित नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर इतना रुपया वो कमा रहे हैं तो ये सब सुविधाएं उनको ना हो, है ना। तो इस तरह से इसीलिए याद रखना इसका आंसर है। इसीलिए हमें पता चलता है कि मानव विकास संकेतक का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत के विकसित एवं विकासशील राज्य कौन कौन से हैं, लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि प्रति व्यक्ति आय माप, देखो प्रति व्यक्ति आय जहाँ की ज़्यादा होगी, है ना, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी वो विकसित होगा, जहाँ की कम होगी, है ना, तो वो विकासशील होगा। तो प्रति व्यक्ति आय मापदंड के आधार पर हम भारत के 15 बड़े राज्यों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। भारत के 15 बड़े राज्यों को, है ना, उसमें छोटे छोटे भी राज्य भी शामिल हैं, लेकिन 15 बड़े राज्यों को 2 वर्गों में भी बांट सकते हैं। विकसित राज्य तथा विकासशील राज्य, इन 15 राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 90% हिस्सा रहता है। हमने इन 15 ही राज्यों को क्यों लिया है? क्योंकि इनमें अगर पूरी 100% जनसंख्या है देश की, तो 90% जनसंख्या केवल इन्हीं 15 राज्यों में रहती है। इसलिए इनने जो 15 राज्यों को ही सम्मिलित किया है। अब इसी 15 राज्यों में से हम देखेंगे कौन विकसित है और कौन विकासशील है। इसमें से 48% जनसंख्या, देखिए 48, अब इसमें से भी 48% जनसंख्या तुलनात्मक रूप से विकसित राज्यों में निवास करती है। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा विकसित है कौन सा विकासशील है, लेकिन 90% जनसंख्या जो रहती है इन 15 राज्यों में, उनमें से 48% जनसंख्या विकसित राज्यों में निवास करती है और 52% जनसंख्या विकासशील राज्यों में निवास करती है। ठीक है, और 42% आबादी विकासशील राज्य या पिछड़े राज्यों में रहती है। तुलनात्मक रूप से विकसित और विकासशील राज्यों को निम्न तालिका में दिखाया गया है। अब देखिए, मैं आपको एक तालिका पर ले चलता हूं, उसमें आपको बताया गया है कि कौन से विकसित है और कौन से विकासशील। देखिए, ये जो तालिका आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, इसमें आपको बताया गया है कि कौन से विकसित हैं और कौन से विकासशील है ना। देखिए, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विकसित राज्यों की। तो विकसित राज्यों में पंजाब, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 99,578 है साल की, है ना, पर ईयर, याद रखना। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सब विकसित राज्य हैं, याद रखना। कैसे राज्य हैं? ये सब विकसित राज्य हैं। यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा है, याद रखना। कितनी है? इनसे ज़्यादा है विकासशील से। अब देखिए, विकासशील में अपना मध्य प्रदेश भी आता है, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, है ना, और पूरा संपूर्ण भारत भी विकासशील में आता है। यहाँ अपने मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है 59,770। ओके, 59,770 रुपया प्रति व्यक्ति आय है साल भर की, हो ना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, आखिरी जो प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 5वां कि इंडिया विजन 2020 क्या है। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी कि जी 2009 में पूछा गया है, 2011 में, 13 में, 14 में, 16 में भी पूछा गया था, और जी 18 में और जी 19 में भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि इंडिया विजन 2000 क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इंडिया विजन जो किताब में क्या कहा गया है इसके बारे में। अब देखिए, किताब की मैं एक कटिंग दिखा रहा हूँ आपको। किताब में क्या कहा गया है इसके बारे में कि भारतीय योजना आयोग ने, देखिए, भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन, कब? भारतीय योजना आयोग ने, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब ही योजना आयोग योजनाओं को क्या करते हैं? क्रियान्वयन चलाते हैं और उसकी मंजूरी देते हैं।
तो भारतीय योजना आयोग ने 2003 में, कब 2003 में इंडिया विजन लॉन्च किया। उसमें क्या कहा गया कि 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया। कब के? 2020 के। इस दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित भारत, है ना, भारत 2020 तक विकसित देश की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। अब 2003 में ये चालू किया गया, मतलब तब का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये याद रखना है ना, जो अब नहीं है लेकिन, ठीक है। 2020 में जो भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। देखिए क्या क्या, कि बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, है ना, मतलब जो बिना पढ़े लोग भी खत्म हो जाएंगे, है ना। खत्म मतलब कि ऐसा नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। निरक्षरता फिनिश हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान है कि सन 2020 तक देश की 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली, पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी, है ना। तो ये इंडिया विजन था, ठीक है। इंडिया विजन 2020 यही था जो 2003 में लॉन्च किया गया था, याद रखना है ना। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि इंडिया विजन 2020 क्या है, लिखिए। देखिए, इंडिया विजन 2020 आने वाले 2 दशकों में अर्थशास्त्र की प्रगति का पूर्वावलोकन करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज। इंडिया विजन 2020 योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को जारी किया। 2003 को योजना आयोग ने इस दस्तावेज में यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि 2 दशकों के बाद क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस दस्तावेज में बताया कि 2 दशकों मतलब 20 साल बाद क्या प्राप्त किया जा सकता है। 2 दशक, इन दशक मतलब 10 सालों का, है ना, एक समूह। दस्तावेज के अनुसार, अब उसके अनुसार, दस्तावेज के अनुसार 2020 तक देश की 1.35 अरब जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली, अधिक शिक्षित व स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी। निरक्षरता व प्रमुख संक्रामक रोगों का तब तक अंत हो चुका होगा, है ना। देखो, ये 2003 में दस्तावेज में लिखा गया, अब तक लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, अपना देश कहीं भी विकसित नहीं हुआ है ना। निरक्षरता व प्रमुख संक्रामक रोगों का तब तक अंत हो चुका होगा। 6 से 14 साल की आयु के वर्ग के बच्चों को स्कूली पंजीकरण लगभग 100% होगा, याद रखना। सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, इनका मतलब जी है। और 2% वार्षिक वृद्धि की दर से रोजगार के 20 करोड़ अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाएंगे। अब रोजगार के भी 20 करोड़ से ज़्यादा अवसर सृजित किए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आप किस ज़िले से संबंधित हैं, ठीक है। अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।